वन नेशन वन इलेक्शन अब दूर की कौड़ी नहीं। वक्त है हमारी खास पेशकश का, जिसमें आज हम बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन की, जिसका मतलब है कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव भी साथ ही कराए जाएं। अब चर्चा यह है कि सरकार संसद में वन नेशन वन इलेक्शन पर विधेयक लाने वाली है। आज अमित शाह ने जो वन नेशन वन इलेक्शन पर कहा, उसको लेकर अब ये बात और भी पुख्ता हो रही है कि इसको लाने की जोर शोर से तैयारी हो रही है। इसके साथ ही स्थानीय निकायों यानी कि नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत और ग्राम पंचायतों के चुनाव भी हों। इसके अपने फायदे हैं तो अपने नुकसान, लेकिन इस पर सभी पार्टियों की एक राय नहीं बन पा रही है। क्या है इसकी वजह? क्या इससे देश को फायदा होगा, नुकसान होगा? इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप भी इस पर अगर नहीं अपनी राय कुछ हमसे साझा करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपकी फोन का रहेगा इंतजार। फोन नंबर भी लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं। साथ ही खास मेहमान जो हमारे साथ जुड़ेंगे इस पर चर्चा करने के लिए, अमिताभ तिवारी हमारे साथ जुड़ेंगे, राजनीति विश्लेषक हैं। आकाश जिंदल हमारे साथ जुड़ेंगे, अर्थशास्त्री हैं। डॉक्टर रानी टोकस, असिस्टेंट प्रोफेसर। कीर्ति सिंह गौर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, हमारे साथ जुड़ेंगे। इनसे हम बातचीत करेंगे। इससे पहले हम आपको ये भी बता दें कि हमने अलग अलग जगहों पर जाकर वन नेशन वन इलेक्शन पर कुछ लोगों से भी बातचीत की। हमारे सहयोगी भी हम शिवपुरी से, उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी है वहाँ के स्थानीय लोगों से। उन्होंने इस पर बातचीत की, लोगों की राय जानी कि वो इसको लेकर क्या सोचते हैं। आइए पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। मोदी का तीसरा कार्यकाल है और मोदी जी चाहते हैं कि राष्ट्र एक है तो फिर उसके चुनाव भी एक होने चाहिए। 5 साल गुजरते हैं, 5 साल में कभी नगर पालिका तो कभी नगर पंचायत, और इसके अलावा अगर पंचायतों की बात करें तो विधानसभा और लोकसभा जैसे चुनाव आते हैं। इस तरह एक चुनाव होंगे तो लोग कैसे देखते हैं, क्या राजनीतिक कड़वाहट कम होगी, इस तरह के सवाल लेकर के हम पहुंचे हैं। तो आपको क्या लगता है? हमारे साथ डॉक्टर शैलेंद्र गुप्ता जी हैं, आप भी बताइए कि जिस तरह से एक राष्ट्र एक चुनाव की बात हो रही है, इसमें क्या फायदे होने वाले हैं? आपका प्रश्न बहुत ही उचित है और सामयिक भी है। विगत 10-15 वर्षों से इस पर लगातार पूरे देश में मांग उठ रही है कि एक राष्ट्र में एक ही चुनाव होना चाहिए, ना कि ये बार बार। क्योंकि 5 वर्ष के लिए यदि कोई चुनाव होता है तो 5 वर्ष के लिए वो प्रतिनिधि चुना जाता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक बार लोकसभा का चुनाव होता है, एक बार विधानसभा का चुनाव होता है, फिर पंचायत के चुनाव होते हैं, नगर पालिका नगर निगम के चुनाव होते हैं। तो इतने सारे पूरे देश भर में चुनाव होते हैं। ये 5 साल ये चुनाव लगातार सतत रूप से बने ही रहते हैं। इससे बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से तो नुकसान है ही, क्योंकि हम सब जानते हैं, लेकिन इससे राजनीतिक वैमनस्यता भी बढ़ती है। क्योंकि जब चुनाव के लिए कोई 2 पार्टियां या 2 से अधिक पार्टियां जाती हैं तो उनके आपसी मनमुटाव तो जग जाहिर है। तो मेरा अपना व्यक्तिगत मत ये है, पूरे राष्ट्र में सारे चुनावों को, विशेषकर विधानसभा एवं लोकसभा, चूंकि ये दोनों चुनाव हमारे बड़े चुनाव माने जाते हैं और इसमें हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो हमारे नीति निर्यातक होते हैं, नीति को बनाने वाले होते हैं। तो इनको तो हमें साल में 5 साल में एक बार ही चुनने का मौका मिलना चाहिए। बड़ी बात कर रहे हैं आप। आपने कहा कि बेमनस्यता भी कम होती है। आपको क्या लगता है कि बहुत आसान है, आसानी से पूरा सही रहेगा ये राष्ट्र जो है? कठिन है ये तो। यदि विपक्ष साथ दे और विपक्ष को साथ देना चाहिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। एक राष्ट्र एक चुनाव। एक राष्ट्र एक चुनाव से फायदा क्या होने वाला है? आर्थिक रूप से बहुत फायदा होगा। आर्थिक रूप से फायदा होने वाला है, ये इन्होंने बड़ी बात की। आपको क्या लगता है कि एक राष्ट्र एक चुनाव से क्या आर्थिक लाभ होगा, राजनीतिक व्यवस्था कम होगी? बिल्कुल होगा। देश का पैसा बचेगा, अच्छे लोग चुनकर आएंगे। बार बार जो चुनाव होते हैं उसमें खर्चा बहुत खर्चा होता है। तो खर्चा किसका होता है? जनता का होता है। खजाना तो जनता का खाली हो रहा है ना। खजाना जनता का खाली होता है। आपसे अगर पूछें तो आप ये बता दीजिए कि क्या एक चुनाव एक राष्ट्र की नीति पर अगर हम बढ़ते हैं तो सारी पार्टियां एकजुट होकर के इस नीति पर बढ़ने की कोशिश करेगी? क्या करना चाहिए? बिल्कुल पूरी राष्ट्रीय पार्टियों को करना चाहिए। इससे आर्थिक रूप से जनता का भी बहुत फायदा होगा। तो जबरदस्ती का लोड जनता पे आ जाता है वो कम होगा। बार बार चुनाव होने से जनता पे बहुत लोड आता है, वो कम हो जाएगा। क्योंकि हर साल में बहुत चुनाव हो रहे हैं और कभी कभी तो एक साल में 2 चुनाव हो जाते हैं। तो पैसा तो जनता का ही है, तो वो एक चुनाव एक में बहुत फायदा होगा। आप बता दीजिए, आपको क्या लगता है कि एक चुनाव एक राष्ट्र, इधर आ जाइए, और उसमें फायदा होगा? आप ग्रामीण स्तर से आते हैं तो बता दीजिए। तो ये जो पूरी स्थिति है, इस स्थिति को आपने समझा और समझने के बाद में जो लोगों ने प्रतिक्रिया दी, और प्रतिक्रिया देने के बाद उन्होंने कहा कि ये राष्ट्र के लिए न केवल फायदे की बात है बल्कि कहीं ना कहीं राष्ट्र के आर्थिक विकास की नींव की
पत्थर के रूप में भी देखा जाएगा, बशर्ते राजनीतिक पार्टियां एक हों और मोदी की ताल से ताल मिलाएं। शिवपुरी से अतुल गौड़, एनडीटीवी। और वन नेशन वन इलेक्शन पर गृहमंत्री अमित शाह ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर फिर से कहा कि हम अपने इसी कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन पर कानून बनाने जा रहे हैं। एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना आप लोग की रही है वन नेशन वन इलेक्शन, उसको लेकर क्या योजना है और कब तक इसको लागू किए जाने की संभावना है? इसी सरकार के कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन हम लागू करेंगे। और वन नेशन वन इलेक्शन पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं अमिताभ तिवारी, राजनीतिक विश्लेषक, आकाश जिंदल इकोनॉमिस्ट और डॉक्टर रानी टोकस असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, कीर्ति सिंह गौर हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। अमिताभ जी, हमसे बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद। मैं आपसे सीधा सीधा ये सवाल पूछती हूँ कि जिस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बातचीत हो रही है, इसके फायदे भी गिनाए जा रहे हैं और नुकसान भी, लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें सहमति इसको लेकर नहीं बन पा रही है। देखिए, जो भाजपा और उसके कुछ सहयोगी दल हैं जैसे जेडीयू और एलजेपी ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया है, वहीं विपक्ष जो है इसका विरोध करता आ रहा है। और अभी नंबर्स जो हैं अगर आप लोकसभा में देखेंगे तो 290 और 230 के आसपास हैं एनडीए और इंडिया ब्लॉक के। हमने ये भी देखा है कि वक्फ बिल जो था उसको भी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजना पड़ा, तो वो एक इतना सिग्निफिकेंट बिल नहीं था। तो अगर वन नेशन वन इलेक्शन जैसा बहुत बड़ा बिल आता है, बिकॉज इसके सिग्निफिकेंट रामिफिकेशंस हैं, तो इसके लिए क्या सरकार के पास लोकसभा और राज्यसभा में नंबर्स हैं? क्योंकि ये एक कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी होगा, तो इसमें सिंपल मेजॉरिटी से मेरे हिसाब से काम बनेगा नहीं। फ़ायदे बहुत सारे गिनाए जा रहे हैं कि खर्चे बचेंगे और देश जो है वो एक परमानेंट इलेक्शन मोड में होता है। अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री, सिर्फ ये प्रधानमंत्री नहीं, कोई भी प्रधानमंत्री जो रहे हैं वो अपना बहुत सारा समय भारत के लगभग 30 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 5 साल में स्पेंड करते हैं। तो अगर एक साथ चुनाव होगा तो एटलीस्ट वो टाइम जो भारत का टाइम है, हमारा टाइम है, वो इलेक्शंस पे ना स्पेंड होके किसी प्रोडक्टिव यूज पे स्पेंड होगा। वन नेशन वन इलेक्शन यानी साइमल्टेनियस इलेक्शन ऑलरेडी इंडिया में होता है। 4 राज्यों में 2024 में हुआ है, सिक्किम, अरुणाचल, आंध्रा और ओडिशा। अब विपक्ष का जो एक सबसे बड़ा डर है वो ये है कि अगर आप ये चारों राज्यों का ट्रेंड देखेंगे तो जो भी लोकसभा में जीत रहा है वही पार्टी विधानसभा में जीत रही है, या जो भी विधानसभा में जीत रही है वही पार्टी लोकसभा में जीत रही है इन चारों राज्यों में। क्योंकि 2 ईवीएम्स होंगे, लोगों को 2 बटन दबाने होंगे, एक एमपी के चुनाव के लिए और एक एमएलए के चुनाव के लिए। फ्रॉम अ वोटर साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव बहुत सारे लोग सिमिलर बटन, सेम बटन दबाते हैं दोनों ही ईवीएम्स पे। तभी हमने देखा है कि आंध्रा में तेलुगु देशम पार्टी लोकसभा में भी ज्यादा सीटें जीतती है, विधानसभा स्वीप करती है। अरुणाचल में बीजेपी लोकसभा जीतती है, विधानसभा जीतती है। सिक्किम क्रांति पार्टी सिक्किम में जीतती है दोनों चुनाव, और भाजपा उड़ीसा में भी लोकसभा में भी जीतती है और विधानसभा में भी जीतती है। तो ये एक बहुत बड़ा डर है विपक्ष का कि कहीं सिमिलर रिजल्ट्स ना आए, और जिसकी वजह से इसका विरोध किया जा रहा है। जी आकाश जी, जिस तरीके से कहा जा रहा है, बार बार जो दलील दी जा रही है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कि इससे खर्चे कम होंगे, डेवलपमेंट बढ़ेगा, जैसा कि अभी अमिताभ जी ने भी जिक्र किया, ऐसे में आपको क्या लगता है? क्योंकि कहा यही जा रहा है, बिल्कुल जाहिर तौर पर जो पूरे साल व्यस्त रहते हैं इलेक्शंस के चक्कर में, जो पूरा आर्थिक तौर पर जो बोझ पड़ता है देश पर, वो काफ़ी हद तक कम होगा। आप इसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं इस चीज को बिल्कुल मानता हूं, एंडोर्स करता हूं। वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो बहुत लेवल्स पे खर्चा जो है बचेगा। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि ओवरऑल इलेक्शन का खर्चा बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्शन में सरकार की बहुत बड़ी मशीनरी लग जाती है। जो लोग इलेक्शंस कंडक्ट करते हैं, गवर्नमेंट का बहुत सारा स्टाफ लग जाता है उसमें, तो जाहिर सी बात है इकोनॉमी के एंगल से नंबर 1 बात करें, एक्सपेंडिचर कम हो रहा है। दूसरा क्या होता है, बार बार गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की पूरी एक टीम जो है
वो लग जाती है इलेक्शन में, तो ऐसे में वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जहां वो काम कर रहा होता है वहां वो काम रुक जाते हैं। जाहिर सी बात है, अगर बार बार इलेक्शन होंगी तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में काम रुकेगा तो इकोनॉमी की प्रोग्रेस रुकेगी। देखिए, आज हमारी इकोनॉमी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। नाउ वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, द 4 बिगर इकोनॉमीज देन आसार, अमेरिका, चाइना, जर्मनी एंड जापान, एंड इंडिया इज ग्रोइंग फास्टर देन ऑल दीज 4। तो अब हमें वो पेस मेंटेन करनी है। आज ग्लोबल कंपटीशन का जमाना है, तो ऐसे में अगर हम अपने यहाँ कामकाज स्लो करेंगे तो उसका नुकसान होगा। तो जाहिर सी बात है। अच्छा, दूसरी बात, आप देखिए हर लेवल पे फायदा होगा। राजनीतिक पार्टियों को भी मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश.in का मानना है, जब इलेक्शन होंगे आप देखिए एक ही होर्डिंग लगा सकते हैं, उस पर आप बता सकते हैं कि हमारे लोकसभा के लिए ये कैंडिडेट है, विधानसभा के लिए कैंडिडेट है। फिर आप जब पब्लिक मीटिंग करते हैं, जनसभा करते हैं, वहीं आप अपने लोकसभा कैंडिडेट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, विधानसभा कैंडिडेट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। वोटर्स को बार बार हमने देखा है, कई बार 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं वो वोट डालने के लिए, तो उनका टाइम, उनके मैनाज वेस्ट होते हैं। तो वो अगर लोकसभा और वो राज्यसभा विधानसभा का एक ही बार में वोट डाल देंगे तो उनके लिए भी टाइम और कॉस्ट सेव होगा। हर लेवल पे जो है टाइम, एनर्जी सेव होगी। और आज की जब ग्लोबली कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी में हम काम कर रहे हैं, तो ऐसे में इन चीजों का बहुत बहुत रेलिवेंस रहेगा, बहुत फायदा रहेगा इससे। और दूसरा क्या है, नेशनलिज्म और फैलेगा। जब देखा जाएगा कि पूरे कंट्री के पोल हो रहे हैं, तो एक नेशनलिज्म जो है वो लोगों के अंदर आएगा, वोटर्स के अंदर भी, हर एक के अंदर। ताकि देखिए, आप कोई अगर हाईवे बनना है, वो 4 स्टेट्स को क्रॉस करता हुआ बनना है, तो उसमें एक ऐसी पॉलिसी बननी चाहिए जिसमें सब लोग एक साथ हों। रेल ट्रैक बनना है, दैट हैज टू क्रॉस थ्रू 12 स्टेट्स। कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट लेना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी है, तो वो जो है पूरे के पूरे कंट्री के एंगल से बननी है। तो कहीं ना कहीं नेशनलिज्म का जो कंसेप्ट है वो ज्यादा प्रमोट होगा। मानता हूं कि कुछ ऑपरेशनल इश्यूज आएंगे, अब वो इश्यूज हैं, ठीक है, कोई मिड टर्म इलेक्शन हो जाते हैं, तो मिड टर्म इलेक्शन को कैसे देखा जाए, किसी की टर्म कब पूरी होती है उसको कैसे देखा जाए, उस तरह की दिक्कतें आएंगी, उतना स्मूथ सेलिंग नहीं होगा। बट मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। और जहां तक मेरी जानकारी है, 50s और 60s में ऐसा हुआ है हिंदुस्तान में, 50s और 60s में 3 या 4 बार ऐसा हुआ है कि हमने उस समय लोकसभा और विधानसभा की इलेक्शन एक साथ कंडक्ट की। तो मेरे हिसाब से तो होना चाहिए। आज के ग्लोबली कॉम्पिटिटिव जमाने में पैसा खर्च करना जितना बचाया जा सकते हैं, जितने टाइम आवर्स बचाए जा सकते हैं, जितने मैन आवर्स बचाए जा सकते हैं, वो हमारे लिए प्रोडक्टिव हो सकते हैं, यूजफुल हो सकते हैं, और नेशनलिज्म भी बढ़ेगी। तो मैं टोटली 100% इसकी सपोर्ट हूँ। जी डॉक्टर कीर्ति, मेरा सवाल आपसे है, माफ़ कीजिएगा डॉक्टर रानी टोकस, एक साथ चुनाव जब कराएंगे तो संसाधनों का आकलन किस तरीके से किया जाएगा? बड़े पैमाने पर जब एक साथ आप सभी चुनाव को कराएंगे तो उसके लिए संसाधनों की ज़रूरत पड़ेगी, उसका आकलन करने में काफ़ी दिक्कतें होंगी। आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया है, बिकॉज जैसे ही हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, तो अगर हम सामाजिक एक पर्सपेक्टिव से अगर उसे समझे, मतलब राजनीतिक और आर्थिक तो है ही, बट अगर सामाजिक पर्सपेक्टिव से समझे तो ये भी समझना होगा कि जैसे ही हम इलेक्शन की बात करते हैं तो हम संविधान की बात कर रहे हैं, हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, हम पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। और जैसे कि आप संसाधन की जब बात करती है तो ये भी समझना होगा कि हमारा जो देश है वो बहुत ही विभिन्न उसके फीचर्स हैं। आप चाहे उसको रीजन में देख लीजिए, लैंग्वेजेस में देख लीजिए, जेंडर में देख लीजिए, कास्ट क्लास में देख लीजिए। तो पहले तो ये देखना होगा कि सामाजिक क्या इसके इम्प्लीकेशन, क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं। और संसाधन की जैसे आप बात करते हैं, सिर्फ ये बात नहीं है कि इलेक्शन करने से क्या संसाधनों पर असर होगा, वो तो निसंदेह ही असर होगा। बट ये भी समझने, उससे पहले हम ये भी समझे जो मुद्दे, जो राज्य और जो सेंटर के जो अलग अलग मुद्दे हैं, उनका जो एक सामाजिक, एक सोशल मार्जिनलाइजेशन किस बहुत लेवल्स पर होगा। जब हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, मिनिस्टर मोस्ट ऑफ द टाइम अगर एक कॉन्टिन्यूअस इलेक्शन ड्यूटी पर अगर रहेंगे, तो ये पॉलिसीज बनाएगा कौन,
और ये पॉलिसीज को इम्प्लीमेंटेशन करने का भी तो वक्त चाहिए होगा। सो ऑफ कोर्स इसके प्लस एंड माइनसेस दोनों है, और ये बहुत एक गहरे एक शोध का विषय मैं कहूंगी है। और रही बात संसाधनों की, तो ये चैलेंज तो एनी हाउ बना ही रहेगा, क्योंकि चाहे वो आर्थिक तौर पर हो, सामाजिक तौर पर हो, राजनीतिक तौर पर हो, तो ये हमें ये देखना होगा कि कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक हमारी डेमोक्रेसी है उसका कोई पर्सपेक्टिव पे हम कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर रहे, ये समझना होगा। जी अमिताभ जी, क्षेत्रीय दलों को ज़्यादा उनका जिस तरीके से बार बार जो विरोध कर रहे हैं कि क्षेत्रीय दल कहीं ना कहीं गुम हो जाएंगे और राष्ट्रीय मुद्दों पर राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो जाएंगे, जो राज्य स्तर के मुद्दे होंगे वो नीचे छुप जाएंगे, इसको लेकर क्या आप कहेंगे? क्योंकि ये भी वक्त वक्त पर बात उठती रही है। देखिए, जैसे 4 राज्यों का हमने उदाहरण अभी देखा, वहां पर तो ये देख रहे हैं कि जो भी क्षेत्रीय दल विधानसभा चुनाव जीत रहा है, वही क्षेत्रीय दल जाकर के लोकसभा चुनाव में उसको ज्यादा सीटें आ रही हैं। तो लोग क्षेत्रीय दलों को लोकसभा चुनाव में क्यों वोट करते हैं? अगर उन्हें पता है कि लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय दल का ही कोई ना कोई प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट बनेगा, तो एक्चुअली ये उल्टा है। मुझे लगता है, और जहां तक मेरा रिसर्च है, साइमल्टेनियस इलेक्शन से क्षेत्रीय दलों को लोकसभा चुनाव में भी फायदा मिलता है, क्योंकि उनको एक अपटिक मिलता है, क्योंकि पब्लिक दोनों सेम बटन दबाती है नॉर्मली, ज्यादातर लोग। तो जो विधानसभा चुनाव में अगर रीजनल पार्टी को वोट दबा रहे हैं, तो वो लोकसभा चुनाव में भी सिमिलर वोट दबाते हैं, सिमिलर बटन दबाते हैं। अब इसमें एक एंगल ये आता है कि खर्चे की जो बात है, अब 60,000 करोड़ रुपए पॉलिटिकल पार्टीज ने खर्च किया था 2019 के लोकसभा चुनाव में। सीएमएस का एक स्टडी है। तो ये तो एक लोकसभा चुनाव है, उसके बाद 30 विधानसभा चुनाव होते हैं 5 साल के साइकिल में। आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि इतना ही अमाउंट लगभग वो 30 विधानसभा चुनाव में भी खर्च हुआ होगा। यानी 1,20,000 करोड़ रुपए पॉलिटिकल पार्टीज खर्च करती, और ये ऑफ कोर्स जो लिमिट है उससे ज्यादा होता है, लेकिन इससे भी एक बूस्ट मिलता है इकोनॉमी को। भले ही ये ब्लैक मनी है, इससे भी एक बूस्ट मिलता है इकोनॉमी को, क्योंकि 1,20,000 करोड़ रुपए किसी न किसी लोगों के हाथ में जा रहे हैं, या फिर एडवर्टीजमेंट्स पे जा रहे हैं, सर्विस पे जा रहे हैं। तो ये भी एक इसमें बहुत सारे एंगल्स हैं, और जो अमाउंट सेव हो रहा है वो 1,20,000 करोड़ नहीं है। हाँ, वो सिर्फ हजारों में है। अमिताभ जी, आकाश जी शायद आपके जवाब पर कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं। जी आकाश जी। मेरे मित्र अमिताभ जी की बात का मैं पूरा सम्मान करता हूं, बट एक चीज मैं कहना चाहूंगा, इनकी इस बात से मैं सहमत नहीं। देखिए, कितने मैन आवर्स वेस्ट होते हैं, कितने, देख मैंने आपको एग्जांपल दी, कितनी गवर्नमेंट की मशीनरी जो है वो डिप्लॉय होती है 2 बार 3 बार। अब वो काम रुकते हैं तो उससे क्या होता है, इकोनॉमी को क्लियरली नुकसान होता है। पॉलिटिकल पार्टीज की जब मीटिंग्स होती हैं, पब्लिक मीटिंग्स होती हैं, तो बार बार अलग टाइम पे लोग जुटते हैं, इकट्ठे होती हैं, तो जो है लोग अपना काम छोड़ के वहां आ रहे हैं, उससे नुकसान हो रहा है। वोटर्स की मैंने अभी एग्जांपल दी, वोटर कई बार 500-500 किलोमीटर ट्रेवल करके जाते हैं वोट डालने के लिए, तो वो साल में 5 साल में 2 बार 3 बार जाएंगे तो कितना नुकसान होगा। ठीक है, इकोनॉमी की बात करें, वो पैसा इकोनॉमी के सिस्टम में आता है, वो तो बात सिंपल सी है। अगर आप रेस्टोरेंट में जाके खर्चा करेंगे तभी तो इकोनॉमी में जाएगा, सिनेमा हॉल में जाके पिक्चर देखेंगे तभी इकोनॉमी में जाएगा। बट यहाँ पे ये है कि जो मशीनरी की सारी उधर डिप्लॉय हो जाती है, और लोगों की कंसंट्रेशन भी। अब देखिए, एज एन इकोनॉमिस्ट मैंने ऑब्जर्व किया है, जब इलेक्शन चल रही होती है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, इवन शादियों में लोग काम धंधा छोड़ के चर्चा क्या कर रहे होते हैं, किस पार्टी को क्या मिलेगा, किस पार्टी को वोट डालना है, किसको नहीं आता। तो पब्लिक की अटेंशन जो है अपने काम धंधे, इकोनॉमिक एक्टिविटी की जगह, वो सारी की सारी लग जाती है इलेक्शन में। क्या हमने इकोनॉमी को मेन तरजीह देनी है? इलेक्शन ऑफ कोर्स डेमोक्रेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने अपने नीति निर्धारक चुनने हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। बट क्या काम के ऊपर ज्यादा टाइम लगाएं, या जो है इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर ज्यादा टाइम लगाएं? और आज जब चीजें ऑटोमेशन हो रही हैं, एक वक्त था जब ऑटोमेशन नहीं थी, चीजें दूर दूर थी, ऑटोमेशन हो रही है, ऑनलाइन चीजें हो रही हैं, तो मेरे हिसाब से इकोनॉमी के लिए तो मेरा ये कैटेगरिकली मानना है, मैं विद ड्यू रिगार्ड्स टू अमिताभ जी, मेरा एक कैटेगरिकली मानना है 1 नेशन 1 पोल ही फायदा देगा। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, कुछ पोस्टर बैनर छप रहे हैं, कुछ जो है टेंट लग रहे हैं, पंडाल लग रहे हैं, उन लोगों को बिजनेस मिल रहा है, बट आई थिंक जो है वो उस इकोनॉमिक एक्टिविटी की जगह
अगर हम अपनी फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन करके एक्सपोर्ट करते हैं वो कहीं ज्यादा फायदेमंद रहेगी। तो मेरे हिसाब से इकोनॉमी के लिए मेरा ये मानना है क्लियरली हर तरीके से वन नेशन वन पूल है। और दूसरा जो है यही अच्छा रहेगा। और दूसरा जो है उससे क्या है, जब नेशनलिज्म का एक एंगल रहेगा कि नेशनल इंटरेस्ट को आगे रखना है तो कंट्री की कॉम्पिटिटिवनेस भी ग्लोबली बहुत जरूरी जी होगी। आकाश जी, तो आज बिल्कुल मैं 10 सेकंड और लूंगा। आज हम में से किसी को नहीं भूलना चाहिए, आज हम ग्लोबली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में काम कर रहे हैं। अगर हम अलग अपनी दुनिया में स्लो चीजें करेंगे तो दुनिया में हम बहुत पीछे रह जाएंगे। बड़ी मुश्किल से हमें मौका मिला है चाइना से आगे निकलने का। इस तरह के मौके हमने छोड़ने नहीं है। जी आकाश जी, बिल्कुल वही आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर अपने इसके फायदे अपने नुकसान हैं। हम कीर्ति सिंह के पास चलते हैं। कीर्ति, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत जो देश का युवा है उन लोगों से लगातार आप रूबरू होती हैं, अपने प्लेटफॉर्म पर ऐसी चीज़ें पोस्ट करती हैं जिसको बाकायदा काफ़ी लोगों की सराहना भी मिलती है। आप इसको लेकर क्या सोचती हैं? वन नेशन वन इलेक्शन क्या फ़ायदेमंद है, और अगर है तो क्यों, और अगर नुकसानदायक है तो क्यों? मैं आपका जवाब इस पर जानना चाहूँगी। मेरे ख्याल से वन नेशन वन इलेक्शन आज हमारे देश की बहुत बड़ी जरूरत है। जितने भी एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं सबका कहना है कि काफी कुछ फायदा होगा इससे, इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा फायदा होगा, या हमारी जो मेन पावर जो लगती है, मैन पावर लगती है, उसमें भी काफी कुछ फायदा होगा। वाकई में ये चीज, मैं एक यूथ के नाते ये बात बोलना चाहती हूँ कि फॉर एग्जांपल यदि मुझे वोट देने के लिए जाना होता है तो मैं विधानसभा के लिए अलग जाऊंगी, अपने राज्य के लिए अलग वोट देने जाऊंगी, या मैं अपने लोकसभा चुनाव होते हैं मैं देश के लिए अलग वोट करने जाऊंगी, तो मेरा वाकई में टाइम वेस्ट होता है। यदि मैं एक ह्यूमन बीइंग, एक नेशन, अपने एक नागरिक होने की बात करूं तो वाकई में ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी कि मेरा टाइम बचेगा। मेरा टाइम बचेगा तो आप सोचिए कितने सारे ऐसे देश के युवा हैं या जो भी वोटर हैं उनका टाइम बचेगा। तो आप सोचिए ना कि समय की बहुत ज्यादा जरूरत है, और अभी भारत जो है सबसे ज्यादा युवा, जो कहना चाहिए देश है जहां सबसे ज्यादा युवा हैं। तो आप सोचिए ना, एक एक युवा का यदि एक एक दिन वेस्ट हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ गवर्नमेंट हॉलीडे उस दिन डिक्लेयर कर दिया जाता है जिस दिन इलेक्शन होता है, चाहे वो नेशनल इलेक्शन हो, चाहे वो अपना विधानसभा के इलेक्शन होते हैं। तो आप सोचिए ना कि एक एक दिन हमारा जो जाता है, प्रोडक्टिविटी पे फर्क पड़ता है, तो हमारे टाइम जो जाएगा, प्रोडक्टिविटी जाएगी हमारी, तो ओवरऑल उसका असर पूरे देश के विकास पर उल्टा पड़ता है। तो मेरे हिसाब से ये जो गवर्नमेंट नया लेकर आने वाली है, वन नेशन वन इलेक्शन, बहुत अच्छी एक पहल है और इसको आना चाहिए इन माय व्यू। अमिताभ जी, क्या आप ये मानते हैं कि वन नेशन वन चुनाव से जो विरोधी दल हैं वो काफी संख्या में खड़े हो जाएंगे सामने? देखिए, विरोधी दल तो इसको आई मीन ऑपोजिशन तो अपोज कर रहा है, और लार्जली जो आकाश जी बात कर रहे हैं कि भाई एक नेशनलिज्म का एक फर्वर हो सकता है, तो उससे उनको ऐसा लगता है कि कहीं विधानसभा चुनाव भी नेशनल मुद्दों पे ना लड़े जाए। ऐसा ना हो कि वन नेशन वन इलेक्शन से नेशनलाइज हो जाए चुनाव, लोकलाइज होने की। बिल्कुल अमिताभ जी, वही मैं पूछ रही थी, जो मेरा पहला सवाल था कि जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जो राष्ट्रीय चीजें, उनके नीचे दब जाएंगी जो क्षेत्रीय स्तर की समस्याएं हैं। ये एक पहलू है। देखिए, इसके पहलू बहुत हैं। एक वन नेशन वन इलेक्शन, एक जो डिबेट है, इसके आर्थिक पहलू हैं, सामाजिक पहलू हैं, प्रोडक्टिविटी इश्यूज है, लॉजिस्टिक्स इश्यूज है कि भाई अगर आप आज की डेट में 4 राज्यों का चुनाव एक साथ नहीं करा पा रहे हैं तो क्या आप 30 राज्यों का चुनाव एक साथ करा पाएंगे? तो लॉजिस्टिकल इश्यूज है। इलेक्शन कमीशन ने भी इसके ऊपर रिकमेंडेशन दिया था, या रिकमेंडेशन तो नहीं कहना चाहिए, दिया था कि 10,000 करोड़ रुपए उन्हें हर 15 साल में लगेंगे ईवीएम्स खरीदने के लिए। क्या हमारे पास उतने ईवीएम्स हैं? तो पहलू बहुत सारे हैं और इस पे एक बहुत डिटेल्ड व्यापक चर्चा की जरूरत है। सदन में भी जरूरत है, क्योंकि हमने लोकसभा के एमपीज को चुन करके भेजा है। विपक्ष और सरकार दोनों को ही इस पर डिटेल्ड बहस करनी चाहिए और एक कॉमन ग्राउंड इसके ऊपर ढूंढना चाहिए। बिल्कुल, अपने पहलू इसके अलग अलग हैं। जिस तरीके से इसको लेकर बातचीत तो हो रही है, डॉक्टर रानी टोकस, आप इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि संविधान में भी संशोधन करने की ज़रूरत होगी, और ढेर सारी जो तैयारी, जब आप पूरे इतने बड़े स्तर पर आप चुनाव कराएंगे तो जो इतने बड़े पैमाने पर तैयारी होगी, क्या वो संभव हो पाएगा? बिल्कुल, आपने सही प्रश्न उठाया। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू माय को पैनलिस्ट, पहली बात तो जैसे मैंने कहा था कि हमारा देश जो है अनेकता में एकता
के लिए जाना जाता है। तो इसलिए हमें समझना होगा हर राज्य के अपने मुद्दे हैं, और जब अगर सेंटर और स्टेट की पावर्स में डिमार्केशन में ही अगर थोड़ा कहीं ना कहीं मतभेद होगा तो हम सोच सकते हैं कि रीजनल इश्यूज और सेंट्रल इश्यूज में क्या फर्क होगा। मैं आप जो सवाल पूछ रहे थे उस पर आती हूँ। ऑफ कोर्स इसको लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में 5 अमेंडमेंट्स करने होंगे और उसके लिए कॉन्फिडेंस मोशन की जरूरत होगी, क्योंकि हम पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी है, राइट, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, राइट, एंड बाय द पीपल। सो एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ मैं क्या कहना चाह रही हूँ जब मैं राज्य और सेंटर की बात करती हूँ। आप एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए। अभी पीछे एक एक्सेस इनइक्वालिटी रिपोर्ट आई थी जो कि CNES और जिंदल यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने की थी इन 2024, और उसमें बहुत सारे बेसिक एमिनिटीज के ही पैरामीटर्स दिए हुए थे। अगर आप देखें तो 70% रूरल एरिया में हमारे जो हाउस होल्ड्स हैं और 69% अराउंड, और जो उसके अलावा अगर आप देखें 69% जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज में बसता है, और उसके अलावा जो 32 और रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन दैट सर्वाइव्स इन द अर्बन एंड सबर्ब एरियाज में। तो आप ये सोचिए कि एक छोटा सा एक जैसे इंटरनेट की बात करते हैं, जैसे एक को पैनलिस्ट हमारे यहाँ कह रहे थे दैट वी आर लिविंग इन अ ग्लोबल वर्ल्ड और टेक्नोलॉजी इज ट्रांसफॉर्मिंग एवरीथिंग। सो हमें ये भी देखना है कि इलेक्ट्रॉल कैंपेन्स में भी टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का यूज ही बहुत ज्यादा हो रहा है। रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिसाइज्ड हो जाते हैं, किसका हो रहा है किसका नहीं हो रहा है ये हर रिजीम्स में विजिबल होता है। और एक छोटा सा पानी की आप एक्सेस को अगर देखें तो रूरल एरियाज में आज तक भी पाइपलाइंस जो हैं वो अर्बन एरियाज में आपको लगभग 59% तक आपको मिल जाएंगी, बट उसका रेस्ट ऑफ रूरल एरियाज में शायद आपको 41% के आसपास इंटरनेट एक्सेस की भी बात अगर करें तो उतना लो है। तो ये तो बेसिक एमिनिटीज की मैं बात कर रही हूँ। तो फिर जो लार्जर मुद्दे होंगे, ओबीसी हो गए, SC ST रिजर्वेशन के जो इश्यू है, जो रीजनल किसानों के मुद्दे हैं, किसी एरिया में होंगे किसी में नहीं होंगे, तो जब पार्टीज पॉलिटिकल पार्टीज अपने मैनिफेस्टो ड्राफ्ट करेंगी वो सेंटर के हिसाब से करेगी कि वो राज्य के हिसाब से करेगी, बड़ा मुद्दा है। बस सवाल ये उठना चाहिए कि सामाजिक तौर पर कोई भी जो तत्व है, कोई भी जो ग्रुप है वो मार्जिनलाइज ना हो जाए इस प्रोसेस में। और ये वन नेशन वन इलेक्शन आई थिंक इट शुड बी रिसर्च्ड अपॉन, और इसके जो सोशल इम्प्लीकेशन और कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसको भी थॉरली डीपली सोचने की जरूरत है। रानी भाई, अभी अमिताभ जी भी कह रहे थे कि बहुत ये मुद्दा ऐसा है जिस पर और ज्यादा चर्चा की जरूरत है। लगातार बात इस पर हो भी रही है, डिबेट्स भी लगातार हो रहे हैं। अमिताभ तिवारी आप हमारे साथ जुड़े, बातचीत की, आकाश जिंदल आपका भी, और डॉक्टर रानी टोकस और कीर्ति सिंह गौर आप हमसे जुड़ी, इस वक्त आपने निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सवालों के जवाब के लिए। हमारे स्पेशल बुलेटिन वन नेशन वन इलेक्शन में फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।